आज पंडित जी को घर बुलाकर मेरा हाथ दिखाया गया और मेरी शादी की डेट भी निकलवाई गई। पंडित जी भी काफी लालची और जान पहचान के थे। वे तो वही करते थे जो घर वाले चाहते थे। आज मेरे घर वाले एक ऐसी शादी करवाने जा रहे थे जिसमें सिर्फ मेरा ही नुकसान था। ये शादी एक अदला बदली शादी थी और आज पंडित जी आए थे। जब पंडित जी ने मुझसे पूछा तो मैं सहमी हुई नजरों से अपनी माँ को ही देखता रह गया था, जो घूरती हुई नजरों से मुझे ही देख रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। मेरी उम्र 18 साल की थी और मेरी शादी 31 साल की औरत के साथ हो रही थी। अक्सर घर परिवार के दबाव में आकर आदमी इस तरह का कदम उठा लेता है। उसके साथ एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है और ये मजबूरी आज मेरे साथ हो रही थी। मेरे साथ ये सब बहुत गलत हो रहा था। मेरी बहन की उम्र लगभग 22 साल की थी और मेरी पत्नी दिव्या के भाई से मेरी बहन की सगाई हो चुकी थी, लेकिन उसके भाई की उम्र 26 थी। बहन की शादी के खातिर मुझे बलि का बकरा बनाया गया था। मैंने मम्मी से बहुत मना किया था, मैं यह शादी किसी कीमत पर भी नहीं करूँगा। तो एक जोरदार थप्पड़ मेरी मम्मी ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगी, मैं देखती हूँ कैसे तू ये शादी फेरे नहीं लेता, लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही थी। मैं भला कैसे उसके साथ शादी कर सकता था, और मेरी उम्र भी शादी की नहीं थी, मैं तो अभी नाबालिग था। मैं पढ़ना चाह रहा था, मेरी शादी का भी कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन बहन का रिश्ता जिस घर से आया था वो बहुत खाते पीते और अच्छे अमीर लोग थे, इसलिए मेरी मम्मी चाहती थी कि वो रिश्ता हाथ से निकल ना जाए। लेकिन लड़के वालों की शर्त थी कि बदले में उनकी बहन की शादी मुझसे हो जाए। अगर उनकी बहन से मेरी शादी नहीं हुई तो मेरी बहन की शादी भी नहीं हो सकती। इसलिए मम्मी ने बिना मुझसे पूछे मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं स्कूल से अभी घर वापस नहीं आया था कि मेरी माँ ने एक बर्फी उठाकर मेरे मुंह में डाल दिया। बहन के रिश्ते की बात घर में चल रही थी, इसलिए मुझे लगा शायद बहन का रिश्ता तय हो गया है, इसलिए मैंने खुशी खुशी बर्फी खा लिया। कहने लगी, इस संडे को तुम्हारी बहन पायल के साथ साथ मेरी भी शादी है। ये सुनकर तो मेरे हलक से नीचे उतरने वाली बर्फी मुझे कड़वा लगने लगा था, क्योंकि मैं शादी करना ही नहीं चाहता था, न ही मेरी उम्र थी। मैंने कहा, मम्मी मेरी शादी की अभी कोई उम्र नहीं है, बहन की है, उसकी शादी करो। मम्मी कहने लगी, तेरी उम्र नहीं, लेकिन तेरी बहन पायल की तो है। और फिर तुझे पता है कि हमारी बिरादरी में ये बदले वाली शादियां हो जाती है। फिलहाल मैंने मम्मी से बहुत मना किया था, क्योंकि मुझे इतना मालूम था कि दिव्या मेरे होने वाले बहनोई से बड़ी थी। मैं भला क्यों एक बेजोड़ रिश्ते के बंधन में बन जाता। रात को जब मैंने मम्मी के सामने मना किया तो वह भी मुझे बुरा भला कहने लगी। तू नहीं चाहता कि तेरी बहन की जिंदगी संवर जाए, कमबख्त तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया है। मैंने कहा, आपने मुझे पाल पोस कर शायद इसलिए बड़ा किया है ताकि बहन के खातिर मुझे बाली का बकरा बना दो। मेरी बात सुनकर माँ ने मेरा कान पकड़कर बुरी तरह से मोड़ दिया। कहने लगी, मुझे पता है तेरे मुंह में 100 गज लंबी जुबान है, ये जिस वजह से आई है ना। फिर मेरी बुआ भी बोलने लगी, मैं तुमसे कहती थी ना कि स्कूल में एडमिशन मत करवाओ, यह जरा बाहर की दुनिया देखेगा तो इसके पर निकल आएंगे और तुमसे ऊंचा बन बैठेगा और हमारा बाप बन बैठेगा। देख लिया ना, अगर इसे तुम खेतों में हल चलाने के लिए भेजती तो इसके अकल ठिकाने रहते। असल में मेरी बुआ की शादी भी इसी तरह से हुई थी। मेरी बुआ मेरे मामा की पत्नी थी, पर यहाँ सबकी उम्र तो ठीक ठाक ही थी, पर मेरे साथ तो बहुत नाइंसाफी हो रही थी। मेरी होने वाली पत्नी की उम्र मुझे तो बहुत दुगनी थी। मुझे बचपन से ही पढ़ाई करने का बहुत शौक था और यह इच्छा मेरी बहन की वजह से पूरी हुई थी। मम्मी तो मेरे पढ़ने लिखने के बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन बहन ने कहा कि उसका एडमिशन स्कूल में करवा दो। मैं बड़ी मेहनत से हर साल स्कूल में फर्स्ट डिवीजन लाता था और अभी मेरे बोर्ड के एग्जाम बड़े अच्छे हुए थे। मेरी इच्छा थी कि मैं 10वीं पढ़ने के बाद शहर जाकर वकालत पढ़ूंगा।
और एक कामयाब वकील बनकर अपने गांव की ऐसी घटिया रस्मों को खत्म कर दूंगा। लेकिन मेरे खानदान और बिरादरी के रीति रिवाज ने तो जैसे मेरे सारे सपने ही चकनाचूर कर दिए थे। वह बहन जो अब तक मेरा साथ देती रहती थी, आज वह बहन भी अपना मुंह फुलाकर बैठी थी, क्योंकि मेरे मना करने पर उसका रिश्ता भी टूट जाता है, जो कि मेरी बहन के लिए बहुत अच्छा और अमीर घर का रिश्ता था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मेरी बहन की जोड़ी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बात तो मेरी फंस रही थी ना। मेरा रिश्ता तो जोड़ का नहीं था। मुझे अपनी बहन की खुदगर्जी पर अफसोस हुआ था। फिलहाल मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया। शायद मेरी मम्मी को अपने इकलौते बेटे का ख्याल आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मम्मी ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी शादी दिव्या से हर हाल में मैं करवा दूंगी। और खबरदार, शादी के टाइम तुमने कोई भी तमाशा लगाया तो। जिस दिन मेरी शादी थी, उस दिन मैं बहुत रोया था, लेकिन फिर भी मम्मी ने मेरे लिए त्योहार पर सिलवाए गए कपड़े में ही प्रेस करवाकर उसी कपड़े को मुझे पहनने के लिए दे दिया गया। मैं कपड़े पहने तो मेरी कंघी भी मेरी माँ ने ही की। कहने लगी, कैसा गबरू जवान लग रहा है। मेरे बेटे को कोई नहीं कह सकता कि ये 18 साल का है। ये शादी मेरे खिलाफ कर रही थी, इसलिए मम्मी मुझको मक्खन लगा रही थी, और मेरी माँ तो मुझे दुगनी उम्र की औरत से मेरी शादी जो कर रही थी, सिर्फ अपनी बेटी की वजह से मुझे सूली पर लटका रही थी। फिलहाल मेरी शादी दिव्या के साथ कर दिया गया। रात को गांव के जमींदार की हवेली के बड़े से आंगन में शादी का फंक्शन रखा गया था। वहीं से मेरी बहन को विदा होकर अपने ससुराल जाना था और मेरी पत्नी दिव्या को मेरे घर आना था। जब स्टेज पर मैंने अपने सामने बैठी अपनी दुल्हन को देखा तो मेरा जी चाहा कि मैं अपना सर पीट दूं। दिव्या मेरी पत्नी कम और मेरी माँ ज्यादा लग रही थी। अगर मम्मी को इतनी ही बदले का शौक था तो खुद उसकी शादी अपने पति से करवा देती, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। मेरे दिल में तो इस औरत के लिए नफरत बैठ गई थी। विदा होकर दिव्या मेरे घर आ गई। मेरी माँ दिव्या को मेरे कमरे में बिठाकर आ गई, लेकिन मैं अपने कमरे में जाने के लिए तैयार ही नहीं था। ना मेरा दिल उस औरत की तरफ जा रहा था, ना मुझे शादी का शौक था। मेरे तो कुछ और ही सपने थे जो अब टूट चुके थे। और एक और हकीकत थी जो मुझे इस रिश्ते के बारे में पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था, नहीं तो मैं घर से ही भाग जाता, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं कमरे के अंदर जाऊं, और दूसरा मुझ पर डर भी सवार होने लगा था कि वहां जाकर करूंगा क्या, क्योंकि मैं हर बात से अनजान था। आज तक मैंने कभी किसी लड़की को भी ऐसी नजरों से नहीं देखा था। मेरी माँ कमरे से बाहर आई तो मेरे पास आकर कहने लगी, जाओ कमरे में, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने माँ को गुस्से भरी नजरों से देखा था। फिलहाल कमरे में जाना तो मेरी मजबूरी ही थी, मुझे जाना ही था। मेरी माँ मुझे कहने लगी, मैंने कमरे में दूध का गिलास रख दिया है, वो जरूर पी लेना। बादाम मिश्री वाला दूध है, ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। फिलहाल मैं अपने कमरे में चला गया तो वो औरत घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मुझे तो उस पर अभी भी अफसोस हो रहा था, ये कैसी अजीब औरत थी। शादी के नाम पर एक 18 साल के बच्चे से क्या उम्मीद लगा रखा था कि मैं चलकर उसके पास आऊंगा, बेड पर बैठूंगा, उसका घूंघट उठाऊंगा, उसकी तारीफ करूंगा, उसके हाथ में अंगूठी पहनाऊंगा, और उसके आगे तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद ही कर दिया था। न ही मुझे मालूम था कि उसके आगे क्या होता है। अगर उस औरत को इस बात का पता हो गया कि मुझे कुछ पता ही नहीं है तो ये मेरा मजाक उड़ाएगी। मुझे याद आने लगा, एक बार मेरे चाचा की शादी हुई थी तो उनके दोस्त ही कह रहे थे, पहली रात पत्नी को कभी ये पता न चलने देना कि तुम अनाड़ी हो, वरना सारी जिंदगी ताने देती रहेगी। मैं उस टाइम समझ नहीं पा रहा था। कमरे का दरवाजा बंद किया और उसके पास आकर बैठ गया। घूंघट उठाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसकी शक्ल मैंने पहले से देख चुका था। मैंने कहा, बात सुनो मेरी, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना, मेरी तुमसे शादी जबरदस्ती की शादी है। ना तो तुम मुझे पसंद हो, ना ही मैं तुम्हें अपनाऊंगा। अपनी उम्र देखो, क्या तुम्हें लगता है
कि तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए थी। मेरी बात सुनकर उसने खुद से अपना घूंघट उठाया, लेकिन बोली कुछ नहीं। मैंने बड़े गुस्से से और बड़े रोब से आकर बात कही थी। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे ये भी कह दिया कि सुबह सबके सामने ऐसी कोई बात नहीं करेगी जो कि हमारे बीच हुई है। यही कहेगी कि सब ठीक है। ये कहकर मैंने अपना तकिया उठाया और जमीन पर जाकर लेट गया। कुछ देर के बाद ही मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। वो कहने लगी, पतिदेव, बेशक आप उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन रिश्ते में आप तो मेरे भगवान समान है। पति की तो पूजा की जाती है और आपके चरणों में मैं अपना कर भी अर्पण कर दूंगी। इसलिए आप बेड पर सो जाए, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। मुझे तो लगा था कि बड़े घर से आई है, कहीं मेरी बात पर मुझ पर भड़क ना उठे। फिर उम्र में भी मुझे दुगनी थी, क्या पता वो मुझे कोई बदतमीजी ना कर दे या मुझ पर हाथ ही ना उठा दे। लेकिन उसने बड़े आराम से मुझसे कहा था। मैंने भी सोचा कि मैं मर्द हूँ, बेशक कम उम्र का हूँ, लेकिन हूँ तो पति ही। मैं जमीन पर क्यों सोने लगूं? मैंने अपना तकिया उठाया और बेड पर लेट गया। उसने चादर नीचे बिछाए और अपना तकिया रखकर खुद वॉशरूम में चली गई और सादा सा कपड़ा पहनकर बाहर आई थी। जमीन पर आकर सो गई। मैंने तो भगवान की कृपा की थी। सुबह हुई तो कमरे का दरवाजा खटकने लगा। मेरी मम्मी के आने की आहट हुई। वह जल्दी से उठकर बेड पर अपना तकिया रखने लगी और फिर अपने लंबे बालों को समेटकर उसका जुड़ा बनाकर सर पर दुपट्टा लिया और दरवाजा खोल दिया। मेरी माँ बाहर खड़ी थी। माँ ने उसके सर पर प्यार दिया और आशीर्वाद दिया और कहने लगी, मेरे बेटे नीलेश को भी उठा दो। मैंने नाश्ता बना दिया है, सारे रिश्तेदारी इकट्ठे हैं, सब मिलकर ही नाश्ता करेंगे, इसलिए तैयार होकर बाहर आना। वो कहने लगी, जी जरूर। माँ कहने लगी, तुम्हारी माँ ने जो सोने का सेट तुम्हें चढ़ाया था ना, उसके कड़े बड़ी भारी थे। ऐसा करना, वही पहन लेना। उस पर भी उसने हाँ में सिर हिलाने लगी। मैं भी उठकर तैयार हो गया। सारे रिश्तेदार के सामने अपनी पत्नी के साथ ही बैठा था। उसके साथ ही नाश्ता भी किया था। फिर तो ये रोज ही होने लगा। मेरी बहन भी शादी के 4 दिन बाद घर पर मिलने आई तो बहुत खुश थी। उसका घर भी बस गया था और मेरी जिंदगी भी आराम में थी। दिव्या ने बहुत जल्द घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। मेरा भी सारा काम वो अपने हाथों से करती थी और मुझे कुछ कहती भी नहीं थी। मैंने सोचा, मैं यूं ही इतना डर रहा था, शायद मेरे रोब और दबाव में आ गई थी। मैंने 10वीं पूरा किया तो फर्स्ट डिवीजन आया था। मैं बहुत खुश था। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। लेकिन जब मैंने मम्मी से कहा कि मुझे और आगे पढ़नी है और अब वकालत करनी है, मैं शहर में जाकर कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, हॉस्टल में रहा करूंगा, मम्मी ने साफ मना कर दिया। कहने लगी, बस 10वीं पढ़ ली है, अब तुम खेतों में काम करोगे। तुम्हारे खेतों का काम कौन करेगा? तुम्हारी इतनी जमीनें हैं, उसको कौन देखेगा? मेरा इकलौता बेटा हो, मेरा हाथ बटाओगे। अब तो पत्नी वाले जिम्मेदार मर्द बन गए हो। आज पत्नी है, कल बच्चे भी होंगे और तुम आगे पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चे कौन संभालेगा? मैं उस वक्त तो चुपचाप से कमरे में चला गया। मैं जानता था कि दिव्या बड़े घर से आई थी, इसलिए मैं उसके सामने कुछ दबी सी रहती थी। फिर मेरी बहन भी तो उसके घर में बहुत खुश थी, इसलिए माँ की कोशिश होती कि दिव्या की कोई बात ना टाले ताकि बहन भी अपने घर में खुश आबाद रहे। इसलिए अब दिव्या रात को कमरे में आई और जमीन पर अपना बिस्तर बिछाने लगी। तो मैंने कहा, देखो मेरी बात सुनो, मम्मी तुम्हारी बात नहीं टालेगी और ना ही मम्मी तुम्हारी बात से मना करेगी। तुम उनसे कहो कि मुझे कॉलेज में पढ़ने की परमिशन दे दे। वो कहने लगी, ठीक है, आप फिक्र मत करो, मैं मम्मी को मना लूंगी। ये सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ और फिर यही हुआ था। मैं नहीं जानता था कि कब कैसे दिव्या ने माँ को इस बात के लिए राजी कर लिया कि मैं शहर जाकर पढ़ाई करूं। मैं शहर में हॉस्टल में रहने लगा। अब तो महीने के बाद ही 1 दिन के लिए गांव जाता था, फिर दोबारा शहर आ जाता था। यूं ही दिन बीतने लगा।
मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। मैं वकील बन गया था, जबकि मैं नया नया वकील के कपड़े पहन कर आया था। लेकिन मैं अपने केस पर उतना ही मेहनत कर रहा था। जीत को मैं अपना मुकद्दर बना लेता था, इसलिए बहुत जल्द मैंने कामयाबी हासिल कर ली थी। जैसे जैसे मैं मशहूर होने लगा, सब लोग मेरी गुण गाने लगे। मैंने अपनी फीस भी बढ़ा दी थी। अब मैं लाखों रुपए कमाने लगा था। लोगों का केस में डंके की चोट पर जीत कर दिखाता था। मैंने शहर में एक छोटा सा घर ले लिया था, क्योंकि मेरा काम शहर में ही था। मेरी शादी को भी 9-10 साल बीत गए थे, लेकिन इस 10 सालों में मैंने अपनी पत्नी को कभी छुआ तक नहीं था। इस बार जब मैं गांव आया तो माँ कहने लगी, तुमने बहुत कर ली, नौकरी और पढ़ाई भी कर ली और वकील भी बन गए हो। अब मुझे पोते की भी शक्ल दिखा दे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब भी मेरे दिल में अपनी पत्नी के लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं थे। मैंने कहा, ये तो भगवान के हाथ में है। मेरी माँ कहने लगी, मुझे नहीं लगता इस औरत से तुमको औलाद होगी। तुम्हारी बहन की शादी भी इसी के साथ हुई थी, उसके तो ठीक ठाक 4 बच्चे भी हो गए हैं। तेरी पत्नी तो मुझे लगता है कि बांझ है। इस कलमुई से तो मुझे नहीं लगता तेरे वंश आगे चलेगा। ऐसा कर, शहर जाकर शादी कर ले, लेकिन उसे भी अपने साथ ले जा। उसे तो अपने कमरे में रखना, ताकि तेरी शादी का ढिंढोरा ना पीटे और तेरी बहन का घर भी बसता रहे। दूसरी शादी कर अपना वंश आगे बढ़ा, उससे बच्चा पैदा कर। ये सुनकर मुझे भी माँ की बात ठीक लगी। मैं भला क्यों उस बुढ़ी औरत के साथ अपनी उम्र को खराब करता, लेकिन अपने साथ रखना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरी बहन उसके भाई के साथ ऐश कर रही थी। इसलिए मैं उसे अपने साथ शहर ले आया। दिव्या जब मेरे साथ शहर आई तो बहुत खुश थी। कहने लगी, नीलेश, मैंने दिल्ली के मॉल के बारे में बहुत सुना है। क्या आप मुझे दिल्ली का मॉल घुमाएंगे? मैंने कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हें घुमाने के लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि अपने कामकाज के लिए लाया हूँ। मेरी बात सुनकर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा बुझ गया था, लेकिन मुझे उसकी कहाँ परवाह थी। लेकिन उसने मेरे घर को शीश महल बनाकर रखा हुआ था। हर चीज को बड़े तरीके से रखती थी। घर हर वक्त साफ सुथरा रहता था। खाना भी बड़ा मजेदार बनाती थी। अभी 4-5 महीने ही बीते थे कि कोर्ट का एक सीनियर वकील भी मेरे नाम को बड़े अच्छे से जानता था। अपनी बेटी के लिए मेरा रिश्ता उसने खुद मांगा था। उसकी बेटी भी अपने बाप के साथ मेरे ऑफिस में आई थी। वो मुझसे कहने लगा, देखो, अब वो जमाना तो नहीं है, तुम अपने बाप को मेरे घर भेजो और मेरी बेटी का रिश्ता मांगो। मुझे तुम बहुत पसंद हो और ये मेरी बेटी है। चाहे तो 2-4 मुलाकातें भी कर लो, आपस में देख लो, तुम लोगों में ठीक से बात विचार हो सकती है या नहीं। अगर हो जाए तो मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। लड़की बहुत खूबसूरत थी, मुझे अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने 2-4 बार उसके साथ मुलाकात भी कर ली। वो लड़की मेरे साथ मेरे ही शकल में काम करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसके बाप से कहा कि मुझे शादी के लिए कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी 46 साल की है। और ये शादी बदले की शादी थी, क्योंकि मेरी पत्नी की भाभी मेरी बहन है। और मैं अपनी बहन का घर बर्बाद होते नहीं देख सकता। अगर मैंने उसको डिवोर्स दे दिया तो मेरी बहन भी कल को घर आकर बैठ जाएगी। और मेरी पहली शादी एक बदले की शादी है, इसलिए मैं उसे छोड़ नहीं सकता। अगर आपको मेरी इस पत्नी का साथ स्वीकार है, तो फिर मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। वकील कहने लगा, तुम्हें मेरी बेटी के भविष्य के लिए जमानत देनी पड़ेगी। तुम अपना फ्लैट मेरी बेटी के नाम कर दो। तो मुझे भी इस शादी के लिए कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मैं महीने के लाखों रुपए कमाने लगा था। यूं मेरी शादी शिखा से हो गई। गांव में मेरी दूसरी शादी के बारे में किसी को भी नहीं पता था। जब मैं शिखा से शादी की, उसे अपने घर लाया, तो दिव्या उसे देखकर हैरान रह गई। पहली बार उसकी आंखों से आंसू बहते देखे थे, लेकिन अभी वह चुप थी। मुझे और शिखा को एक साथ देखकर, शिखा को दुल्हन के कपड़े में देखकर समझ गई कि वह मेरी पत्नी है।
दरवाजे से जल्दी से पीछे हट गई और जल्दी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं शिखा को दूसरे कमरे में ले आया। मेरी शादीशुदा जिंदगी शिखा के साथ बहुत अच्छी बीत रही थी। हम रात को देर तक पार्टी में जाकर घूमते थे, फिरते थे। मैं शिखा को हर अयाशी करवा रहा था। पहले पूरा इंडिया घुमाया, फिर उसे मैं अपने गांव ले गया। दिव्या तो बस हमारी जिंदगी में यूं थी जैसे कोई नौकरानी हो। शिखा तो अक्सर उस पर रोब जमाने लगी थी, उससे अपने काम भी करवाती थी। शिखा को किसी काम की आदत नहीं थी, घर को हर वक्त बिखेर कर रखती थी। मैं कभी कभी यह सोचता कि अगर दिव्या न होती तो घर का कबाड़ा बन चुका होता। मैं जब सुबह कोर्ट जाने के लिए उठता तो शिखा सो रही होती। वह पहले ही मुझे साफ कह चुकी थी कि उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए मैं उसे कभी अपने किसी काम के लिए ना जगाऊं। मुझे ऐसी कोई जरूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि दिव्या तो थी ही मेरे हर काम के लिए। लेकिन एक दिन दिव्या को बुखार हो गया। वह 2 दिन बुखार में पड़ी रही और शिखा ने मुझे बताया तक नहीं था। वह तो घर की बिखरी हुई हालत देखकर जब मैंने पूछा दिव्या कहाँ है, क्या उसे नजर नहीं आता कि घर का क्या हाल है, उस टाइम शिखा अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी। कहने लगी 2 दिन से बीमार पड़ी हुई है, कम वक्त, न जाने कब ठीक होगी और घर साफ करेगी। मुझे तो ये सब काम नहीं आता। ये कहकर वह बेड पर मेरे बराबर में लेट गई। जब मैंने ये सुना कि दिव्या को बुखार है तो मैं बेड से उठकर खड़ा हो गया, जाकर देखूं कि उसे क्या हुआ है। शिखा, यह मत समझो कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मुझे उससे मोहब्बत नहीं हुई है। मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी, शायद हमदर्दी थी। लेकिन जैसे ही मैं बेड से खड़ा हुआ, शिखा कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, वो बीमार है तो जाकर देखूं उसे क्या हुआ है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर दिन के टाइम मुझे मालूम होता तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता, दवाई दिला लाता। मेरा अभी इतना ही कहना था कि शिखा भड़क उठी। कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उस बुढ़ी का ख्याल रखने की, समझे? आराम से लेट जाओ इधर ही। मरती है तो मर जाए। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम एक पल के लिए भी उस औरत के पास जाओ। मैंने हैरानी से शिखा को देखा था। मैंने कहा, क्या पागल हो गई हो? अरे, मैं उसे इस काबिल नहीं समझता, उसे तुम्हारी जगह कभी नहीं दे सकता, लेकिन फिलहाल वो इंसान तो है ना। अगर बीमार हुई है तो उसे दवा लाकर देनी होगी। अगर हम घर में किसी नौकरानी को भी रख दें तो वो भी बीमार होती तो उससे भी पूछना पड़ता। ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। जब दिव्या के कमरे में गया तो वो बुरी तरह से कांप रही थी। ये देखकर मैं घबरा सा गया था। जब मैं उसके पास गया, उसको छूकर देखा तो वो बुखार में तप रही थी। मैं जल्दी से बुखार की मेडिसिन लाया और फ्रिज से दूध निकालकर गर्म करके गिलास में डालकर कमरे में ले आया। मैंने सहारा देकर उसे उठाकर बिठाया, उसे दूध पिलाया। कुछ देर के बाद उसे मेडिसिन दी। बस इतनी हमदर्दी दिखाई तो दिव्या के उतरे हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सज गई थी। कहने लगी, आपने क्यों इतनी परेशानी उठाई, मैं ठीक हो जाती। मैंने कहा, तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम्हें बुखार है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अचानक एक जोरदार झटका मेरे दिल को लगा था। उसका हाथ उस वक्त आग की तरह तप रहा था। ना जाने कब और कैसे मेरे सीने से लगकर रोने लगी। और मैं यूं था जैसे सांस लेना भूल गया। वो कहने लगी, मैं थक चुकी हूँ नीलेश। अभी उसने इतना ही कहना था कि उस वक्त कमरे का दरवाजा खुला और शिखा दरवाजे के पास खड़ी थी। और ये देखकर शिखा तो आग बबूला हो गई। जबकि जैसे ही दरवाजा खुला था, मैं चौंक सा गया था और वह भी जल्दी से मुझसे पीछे हट गई थी। अपने आंसू साफ करने लगी थी। शिखा मेरे पास आ गई, कहने लगी, ये क्या कर रहे हो? आज तुम्हें इस पर बड़ा प्यार आ रहा है। तुम इस बुढ़ी से दूर हटो, यहाँ से चलो मेरे साथ। खबरदार, जो मैंने तुम्हें दोबारा इस औरत के पास देखा तो। शिखा मुझसे बहुत लड़ झगड़ रही थी।
मैंने उसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं था जैसा तुम समझ रही हो, लेकिन वह तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मुझसे कहने लगी, दिव्या को डिवोर्स दे दो या उसे गांव छोड़ दो। मैं उसे अब एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने उसे कहा कि मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूं कि ये औरत मेरी मजबूरी है। मेरी बहन का घर बसा हुआ है इसी औरत की वजह से। अगर मैंने उसे गांव में भेजा, किसी को भनक भी पड़ गई कि मैंने दूसरी शादी कर रखी है, तो मेरा बहनोई भी मेरी बहन के सर पर पहाड़ तोड़ देगा। बड़ी मुश्किल से शिखा को चुप करवाया था। शिखा से शादी किए हुए 1 साल बीत गया था, लेकिन वह प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। मैंने जब उसे कहा कि वह डॉक्टर से बात करें, हमारी शादी को 1 साल हो चुके हैं। कहने लगी, किस लिए? मैंने कहा, मुझे बच्चा चाहिए। वो कहने लगी, देखो, मैं अभी ये बच्चों की झंझट में नहीं पड़ना चाहती। अभी 5-6 साल तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगी, अभी बच्चे पैदा नहीं करूंगी। शिखा नाक मुंह चढ़ाते हुए मुझे ये कहने लगी। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप को पोता या पोती चाहिए। तुम कह रही हो कि तुम बच्चा पैदा नहीं करोगी। वह कहने लगी, तुम्हारी माँ के कहने पर मैं अपना फिगर थोड़ी खराब कर सकती हूँ। दोबारा तुम मुझे बच्चों के बारे में बातचीत मत करना। मैं अपनी मर्जी से अपने स्टाइल से अपनी जिंदगी बिताऊंगी। अब शिखा अकेले पार्टियों में जाती थी। मुझे मालूम हुआ कि उसके दोस्तों में उसका बॉयफ्रेंड भी है। जब मैंने इस बात पर ऐतराज किया तो कहने लगी, खुद तो तुमने अपनी पत्नी पाल रखी है और मैं क्या अपने दोस्तों के साथ बात नहीं कर सकती? देखो, ये घटिया तरह के आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे सर्कल में ये सब चलता है। मैं चुप हो गया। एक बार शिखा मुझसे कहने लगी, वह वर्ल्ड टूर पर अपने दोस्तों के साथ जाना चाहती है। मैंने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे साथ जाएगा और उन सब मर्दों में अकेली औरत तुम ही रहोगी। वर्ल्ड टूर पर जाओगी, उसमें क्या हुआ? सब जानते हैं और मैं मना कर नहीं सकूंगी। और अगर तुमने मना भी कर दिया तब भी मैं जरूर जाऊंगी। मैंने जब उसके माँ बाप से यह बात की, वह भी कहने लगे, तुम मेरी बेटी पर पाबंदियां नहीं लगाओगे। वह जाना चाहती है तो जाने दो। शिखा की बदतमीजियां बढ़ने लगी थी। मैंने पहले से बहुत रोकना चाहा, लेकिन वह रोज इस बात पर झगड़ने लगती। मैंने तंग आकर उसे कहा कि वह चली जाए। उसे मेरी नाराजगी की भी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। वह चली गई, लेकिन उन दिनों दिव्या बहुत बीमार रहने लगी थी। पहले से काफी कमजोर हो गई थी। उसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी थी, आंखों के नीचे हल्के काले रंग के धब्बे पड़ गए थे। अब उसे बुखार रहने लगा था। जब मैंने उसको कहा, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास दिखा दूं, तो वो मना कर देती। उसके बावजूद मेरे सारे काम करती थी। एक बार मैं अपना एक केस रात को स्टडी कर रहा था कि जब मुझे सिसकियां की आवाज आने लगी। मैं अपने स्टडी रूम से बाहर आया कि कमरे में मुझे इसकी आवाज आ रही थी। जब मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो वह पूजा कर रही थी और भगवान के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि मेरा क्या कसूर था। मेरी शादी भी जबरदस्ती करवाई गई थी। मुझे भी तो ये रीति रिवाज की भेंट चढ़ा दी गई थी। मेरी शादी की उम्र इसलिए बीत गई, पंडित जी ने कहा था कि मैं मांगलिक लड़की हूँ। कोई मेरे साथ रिश्ता करने को तैयार नहीं था। भाई को जो लड़की पसंद आई, उसका भाई 18 साल का था। ये सुनकर तो मेरा भी दिल टूट गया था। मैं भी चाहती थी कि मेरा जीवन साथी मुझसे बड़ा हो, उसके साथ में जिंदगी का हर पल अच्छे से बिता सकती, लेकिन वह कैसे मेरे जज्बातों को समझ सकता था, जो खुद 18 साल का था। भाई के घर के खातिर मैंने भी अपने जज्बातों की बलि चढ़ा दी ताकि उसका घर बस जाए। मेरी सास दिन भर मुझसे सारे घर के काम करवाती थी, लेकिन शाम को सब मर्दों के सामने यूं बताती थी जैसे कि मेरा बड़ा ख्याल रखती थी, और मुझसे कहती थी कि अपने घर जाकर ये सब मत बताना, मैं ये सब व्यवहार तुम्हारे साथ करती हूँ। मेरे पास कोई ऐसा इंसान भी नहीं था जो मेरा दुख सुख का साथी होता, दोस्त होता, जिससे मैं दिल की बात करती, जो मेरा जीवन साथी था।
वो तो मेरे पास बैठना भी पसंद नहीं करता था। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो उसे लड़की भी मिल गई जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता रहा है। हे भगवान, तूने मुझे पैदा ही क्यों किया था? क्यों मेरी कोई जोड़ी नहीं बनाई? और फिर बनाया तो इतना कम उम्र जिससे मैं दिल की बात भी नहीं कर सकती थी। मुझे नीलेश से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसके रस्मों रिवाज से जरूर है, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। इसमें मेरी क्या गलती थी? उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुंच चुकी हूँ, मुझे एक साथी की जरूरत है जिसके कंधे पर सर रखकर मैं अपना हर गम सुना सकूं। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैंने तो कभी यह सोचा ही नहीं था कि अगर मेरे साथ गलत हुआ था तो उसके साथ भी तो गलत हुआ था। आखिर उसके दिल में भी इच्छा होगी। उसका पति उसकी उम्र का होता या उससे थोड़ा सा बड़ा होता, जो उससे मोहब्बत करता, उसकी खाली गोद को भर देता, उसके साथ मोहब्बत और हमदर्दी वाला रिश्ता रखता। मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया था, मगर बदले में उसने मेरे घर वालों को जरूर संभाला था। मैं उसके पास गया, मुझे देखकर वो घबरा सी गई थी। कहने लगी, आप और यहाँ। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किया और जल्दी से आरती खत्म करके मेरे चरणों को छुए और मेरी तरफ देखा। मुझे पूछने लगी, कुछ चाहिए था क्या आपको? मैंने उसका हाथ थामा और बेड पर बिठाया। मैंने कहा, यहाँ बैठो। उस वक्त उसके हाथ पर बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसका बदन बहुत तेज तप रहा था। मैंने उसको अपने सीने से लगाया। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। ये सुनकर रोने लगी, कहने लगी, नीलेश, मुझे अपनी जिंदगी के बस थोड़े दिन दे दो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई थी, लेकिन मैं उससे बहुत छोटा था और वो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, लेकिन मुझसे यूं बात करती थी जैसे मैं उससे बहुत बड़ा हूँ। मैंने आज तक उसकी जुबान से अपने लिए कोई बदतमीजी शब्द नहीं सुनी थी। एक शिखा थी जो मुझसे उम्र में 5 साल छोटी थी, लेकिन मुझे तू तड़ाके से बात करती थी। उसकी नज़रों में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। जब तक शिखा नहीं आती, मैं दिव्या के साथ अच्छे से अच्छा वक्त बिताना चाहता था, लेकिन उसका मौका भी मुझे बहुत कम मिला था। 15 दिन के बाद ही पिंकी की तबीयत बिगड़ने लगी। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया, तो जो खबर डॉक्टर ने मुझे बताया, मेरे होश उड़ गए थे। वह कैंसर की मरीज बन चुकी थी और आखिरी स्टेज पर थी। उसका इलाज मुमकिन नहीं था, बस थोड़े दिन के मेहमान थी। ये सुना था कि मैं परेशान होकर रह गया। मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। सिर्फ उसके साथ अभी 4 दिन ही बिताए थे। वह कहने लगी, मुझे अस्पताल में एडमिट मत करवाना, मैं आखिरी पल आपके साथ बिताना चाहती हूँ। जब उसकी आखिरी सांस निकल रही थी तो उसका सर मेरी गोद में था और मेरा हाथ उसने थाम रखा था। आखिरी शब्द उसकी जुबान पर ये थे, नीलेश, आप मुझसे राजी हो ना? मैंने अपना सारा कर्तव्य निभाया है। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। क्या आखिरी वक्त में भी उसे मेरी फिक्र थी? मैंने उसे दिया ही क्या था, सिवाय थोड़े दिन की मोहब्बत के। मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या हुआ था, लेकिन मैं फूट फूट कर रो रहा था। मुझे लगा मेरी दुनिया तो अब उजड़ी है। पिंकी के अंतिम संस्कार के बाद जब मैं घर लौटा तो मुझे पूरा घर काट खाने को दौड़ रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं अधूरा रह गया हूँ। कुछ दिन के बाद शिखा वापस आ गई। दिव्या के बारे में सुनकर उसे कोई दुख नहीं हुआ था, बल्कि भगवान की कृपा कर रही थी, उससे जान छूट गई। लेकिन मेरे दिल की दुनिया बदल चुकी थी। मैं अक्सर दिव्या को याद करता रहता था, उसके लिए आंसू बहाता रहता था, उससे माफी मांगता था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि गलती किसकी थी, मेरी या उसकी, इस समाज के रीति रिवाज की, जिस रिवाज के भेंट दिव्या चढ़ गई थी। ऐसे रीति रिवाज ने कितनी औरतों की जिंदगियों को बर्बाद किया है। मेरा आपसे सवाल है कि बताइए, गलती किसकी थी, मेरी या फिर रीति रिवाज की, या फिर मेरी बहन की, या फिर मेरी माँ की? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।